जो है वो विथहोल्डिंग साइड से एफबीआर की कलेक्शन में आता है। और इस पे बड़ी प्रीवियसली इतनी सख्ती नहीं हुआ करती थी 4 साल पीछे, लेकिन अब तो उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्सेशन ज़ोन और विथहोल्डिंग टैक्सेशन कमिश्नर्स एंड दिस दैट इस इम्प्लीमेंटेशन में और इसको वॉच करने में भी काफ़ी एफबीआर एक्टिव होगा। सो मैं सीबीडी कमेटी की तरफ से और फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल की तरफ से नदीम भट्ट साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आज हमें और हमारे फ्रेंड्स की नॉलेज में कैसे इज़ाफ़ा फरमाते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now I request Mr. Nadeem Bhatt, FCA, to start this presentation and start this session because the topic is very interesting and this is the topic the accountants are very much concerned with this. Sir, please start your presentation. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं तमाम दोस्तों का और स्पेसिफिकली जो आईसीएमए ब्रांच है फैसलाबाद की, उनकी मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर उन्होंने मुझे मौका दिया है कि हम एक सेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। अब इसमें मैंने क्या किया है, क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 करके अगर सेक्शन आपके साथ शेयर करा तो शायद मेरे लिए वो पॉसिबल ना हो पाता कि मैं आप लोगों को सारी चीजें कवर कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने उसको 50 क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट कर लिया। स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर दी है, अभी स्क्रीन आपके सामने वो मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बुक मैंने ऑलरेडी दे दी हुई है, तो सारी चीजें वैसे तो विद होल्डिंग की जो प्रोविजंस है उसका चार्ट पूरा एफबीआर की पोर्टल की साइट पे पड़ा हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसकी कौन कौन सी चीजों को की फैक्टर्स जिनको आपको कंसिडर करना है उस पर बात हमने करनी है बेसिकली। सो मैं 1 बाय 1 करके मैंने 50 क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने कहा, तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दी हुई है, अभी आपके सामने आ जाती है। ये आपके सामने जी पहला 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका 149 से लेके आप देख सकते हैं 169 सेक्शन तक, ये 25 सीरियल है टोटल। उसके बाद ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजंस है 1 से लेके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही और आपकी पिक्चर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर? नहीं, आवाज नहीं। एक मिनट ठहरिएगा, मैं दोबारा देखता हूँ, एक मिनट सर। मेरा माइक शायद म्यूट हुआ है। अच्छा ठहरे, माइक आपका ऑन है? माइक मेरी तरफ तो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, अब स्क्रीन जरा चेक कीजिएगा, मैं दोबारा देखता हूँ। ये देखिएगा जरा, स्क्रीन आ गई जी आप लोगों के सामने, आ रही है क्या? जी जी, आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करें। जी पावर पॉइंट चेक कीजिएगा जी। जी देखिएगा जी, आ गई है, स्क्रीन शेयर हुई है जी। सर आप पावर पॉइंट वाली स्लाइड को करें ना, अभी आपका दूसरा पेज आ रहा है। नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई जी। सर स्क्रीन शेयर्ड है आपकी, लेकिन पावर पॉइंट शेयर्ड नहीं है। पावर पॉइंट शेयर नहीं? अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो अब जरा चेक कीजिएगा। पावर पॉइंट वाले आइकॉन पे क्लिक करें। पावर पॉइंट तो स्क्रीन सामने है जी मेरे। ये देखें मेरी स्क्रीन आ रही है, आपके पास आ रही है? जी इसमें हमारी पिक्चर भी नजर आ रही है, ये पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट की। कुछ ये क्या है, ये कैसे इशू होगा रिजॉल्व? एक मिनट ठहरे, मैं दोबारा कर देता हूँ जी, दोबारा देखें।
ये स्क्रीन शेयर है जी मेरे सामने, मैंने क्लिक किया एंटायर स्क्रीन को, ये मैंने शेयर किया जी। अब चेक करें जी, आया जी? वही स्क्रीन नजर आ रही है, हमारी ही पिक्चर नजर आ रही है। स्टार्ट वीडियो तो ऐसे, अब देखे, अब आइए मेरा ख्याल है, चेक कीजिएगा जी। ये वीडियो तो आपकी आ गई है, लेकिन पावर पॉइंट नजर नहीं आ रहा। पावर पॉइंट पे क्लिक करें। मैं दोबारा करता हूँ जी, मैं दोबारा इसको दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब देखिएगा जी। ठीक साहब, अगर आप गाइड कर सकें सर को कि सर को कौन सी ऑप्शन करनी चाहिए ताकि पावर पॉइंट शो करा सकें। सर ये चल रहे हैं वेब पे डायरेक्ट इन्होंने ओपन किया हुआ है ना, तो इस पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही। अगर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आते तो आराम से इनकी हो जाती इसको। तो दोबारा से करने के लिंक आपका आएगा, क्या करूं फिर? आउट होके फिर इन करूं दोबारा से? सर देखिए आपको ऐसे जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है? सर जूम मेरे पास है तो सही, खैर है। जूम से करें सर आप, वो अपना हाँ जी, जूम ये मेरे पास, ये है जूम मेरे पास। ठीक है सर, आप दोबारा करके ना ओपन जूम लॉन्च कर लीजिएगा ना, तो उस पे आपका जूम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये अभी आप वेब से नहीं, जूम तो, ये जूम मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट ठीक है सर, दोबारा लॉगिन कर लें। अच्छा, दोबारा से करूं तो जी नहीं? सर। अब आपके उस जो लिंक से आऊं या इस अपनी मीटिंग इसमें से आऊं? सर आप जो ना वो लिंक के थ्रू आएंगे ना, तो वहां से आपको ओपन जूम लॉन्चर होगा ना, तो उसको क्लिक करेंगे तो आपका जूम लॉन्चर इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा से आता हूँ जी, मैं इधर से आउट होके ना दोबारा इन होता हूँ। जी जी। मैं दोबारा आता हूँ। सर ऑडियो को कनेक्ट करें, ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं हुई। जी सर, अपना माइक ऑन करें। सर माइक ऑन करें, आपका ऑडियो कनेक्ट हो गई है, माइक ऑन करें। जी सर, आवाज आ रही है अब आपको? नहीं सर, अभी उन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया। सर माइक को क्लिक करेंगे तो ज्वाइन ऑडियो करें।
नहीं सर, इसको मिनिमाइज करके कैंसिल करें और मिनिमाइज करें इसको और अपनी प्रेजेंटेशन रन कर लें। इसको मिनिमाइज करें, आप अपनी प्रेजेंटेशन रन करें और सर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। ओके, इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दें और अपना माइक ऑन कर दें। जी ये आ गया आपके सामने, चेक कीजिएगा। जी सर, ओके। सर प्रेजेंटेशन व्यू कर दें बस। मैं वही देखता हूँ, एक मिनट जी, ये चेक कर लें आप लोग। ठीक है जी, स्क्रीन आ गई है सर, परफेक्ट। ओके सर। जी, ठीक हो गया सर, आवाज आ रही है अब? जी जी सर, एवरीथिंग इज ओके। हेलो, हाँ जी बट सर बिल्कुल ठीक आ रही है जी, बस ठीक हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस मैंने यही चेक करना था। अच्छा सर, अब ऐसे है कि मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको 50 क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ना इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले दो हिस्सों में है। पहला जो है हिस्सा वो 231A से ले, वो सॉरी पीछे था, 149 से लेके तो ये जाएगा आपका आगे 169 तक। 25 ये है विद होल्डिंग के, और फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो 1 से लेके 27 नंबर तक है। ये तकरीबन 52 सेक्शन बनते हैं। तो उसको मैंने क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर लिया। मैं कोशिश करूंगा कि, कोशिश मैंने की यही है कि जितने मैक्सिमम एरिया को मैं कवर कर सकूं तो वो मैं उसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है। अब जब इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे तो आप इसके अगेंस्ट जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वट एवर, वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है जी, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर किया जी। इसमें आपको नजर आ रहा है, हु विल डिडक्ट विदहोल्डिंग इनकम टैक्स एट सोर्स। ये तमाम सेक्शंस के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि किसने टैक्स काटना है। रिप्लाई आ गया है, क्योंकि मैंने 50 आपके साथ शेयर करने हैं तो कोशिश करूंगा जितनी डिटेल इन शॉर्ट हो सके आप तक पहुंच जाए। तो आंसर है जी, इसमें हर सेक्शन ना ये बताता है, या तो वो कहता है जी प्रिस्क्राइब पर्सन गिवन इन द रेलेवेंट सेक्शन है, या वो कहेगा एज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट सेक्शन। मसलन अगर मैं 149 सेक्शन की बात करूं तो वो कहता है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट। जो पेमेंट करेगा उसमें इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी सब शामिल है। जब ये प्रिस्क्राइब पर्सन किसी सेक्शन में यूज होगा तो वो बताएगा कि, और वो उसके एक सब सेक्शन में प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन भी उन्होंने दी होगी। जैसे 153 में जो डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब पर्सन की गिवन है, और जो 153 के लिए प्रिस्क्राइब पर्सन है वही प्रिस्क्राइब पर्सन 152 के लिए है। सो आपको चेक करना है सेक्शन के अंदर जाके कि इसमें कौन विद होल्डिंग एजेंट होगा। ये पहला बेसिक क्वेश्चन है। नंबर 2, एट विच अमाउंट विदहोल्डिंग इनकम टैक्स, WHIT स्टैंड फॉर विदहोल्डिंग इनकम टैक्स, ये बार बार आपको आगे मिलेगा। और ITO स्टैंड फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आगे 2001 मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये दो चीजें बार बार यूज होंगी। अब विदहोल्डिंग इनकम टैक्स किस अमाउंट पे काटना है जी? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, ऑन ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स वेयर एप्लीकेबल। अगर आप जैसे सैलरी है तो सैलरी में तो सेल टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर आप गुड्स परचेज करते हैं और वो इनवाइस विद सेल टैक्स वाली, यानी रजिस्टर्ड पर्सन ने चार्ज करके आपको दिया है, तो आप सेल टैक्स ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा वो आप काटेंगे। नंबर 3, at what rate withholding income tax shall be deducted on various payments made under the income tax ordinance 2001। अब आपने किस रेट पे टैक्स काटना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब वर्कआउट किया गया तो उसमें निकला ये कि जी एज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। आपको पता है कि ज्यादा जो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अवेलेबल है, या अदर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस। कुछ जगहों पे सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, जैसे 149 सेक्शन के अंदर ही है कि अगर डायरेक्टर फी आप पे करेंगे तो 20% टैक्स है जो वो काटा जाएगा। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। तीसरा क्या है आपके पास, या रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेकंड शेड्यूल। आपको सेकंड शेड्यूल का जो रेलिवेंट क्लॉज है उसमें लिखा होगा कि जी जैसे फ्लाइंग अलाउंस है, सब मेरीन अलाउंस है, वो आपको बताएगा कि रिड्यूस रेट आपने कौन से वाला, या रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी कौन से वाले केसेस में करनी है। और इसके अलावा एल्सवेयर में अगर कोई जैसे डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट है आपके पास, या अदरवाइज जो रूल्स है, या अदरवाइज कहीं भी लिखा हुआ है तो उसको देखा जाएगा। नंबर 4, when withholding income tax shall not be deducted on various payments made under the income tax ordinance 2001। अक्सर लोग सवाल करते हैं
कि क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन है जहां पे टैक्स नहीं काटना। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इसके रिप्लाई की शक्ल में। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं की, देखें विद होल्डिंग टैक्स आगे एक सवाल ये भी आएगा कि किस बेसिस पे होता है। बिल्कुल ठीक है, पेमेंट बेस पे है, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं बाद से आपसे शेयर करूंगा इसके बाद जी। सो ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसमें पेमेंट्स आपकी जो है वो पेमेंट बेस पे होगी। अगर पेमेंट होगी तो आप टैक्स काटेंगे, अगर पेमेंट ना हुई ड्यूरिंग द टैक्स ईयर तो आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं। यानी अगर आप फर्ज करें आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो लास्ट मंथ का जून का पे नहीं किया, एक बात हो रही है, या ऐसी अमाउंट जिस इलेक्ट्रिसिटी पे तो खैर अप्लाई नहीं होता, एग्जांपल नहीं ठीक है। अगर आपने किसी से परचेज की है और आपने उसका टैक्स काटना है लेकिन उसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की, वो आउटस्टैंड है जितनी भी अमाउंट है, तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स तब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक कि आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। नंबर 2, इसके अलावा अगर आपका रेसिपेंट फॉल कर जाता है एनी एग्जम्पशन में, जो कि किसी रेलिवेंट सेक्शन में या क्लॉज में या सेकंड स्केड्यूल में और एसआरओ, उसके बाद एक एसआरओ 586/1991 है। ये आप जितने भी लोग टैक्स पढ़ाते हैं या लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये बड़ा फेमस इनकम टैक्स लॉ में 586 एसआरओ है 1991 का और एल्सवेयर। तो आपको ये सारा कलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि आपने जो विदहोल्डिंग टैक्स है, जो क्वेश्चन था बेसिकली कब नहीं काटना। चले आगे चलते हैं। नंबर 5, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन वेरियस पेमेंट्स मेड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसका रिप्लाई बड़ा सिंपल है जी। देखिए 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। पहला 158 सेक्शन ये कहता है कि जब आपके अकाउंट में अगर 151 का प्रॉफिट आ रहा है तो उस पे जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आप उसका टैक्स जो है वो कट जाएगा, या अदरवाइज जब आप पेमेंट करेंगे। इसके अलावा 2 एक्सेप्शन है, 154 सबसेक्शन 3A और 154 सबसेक्शन 3C। यहाँ वो ये कहता है कि एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी जो है जैसे ही वहां से चीजें निकलेंगी उस जोन से तो उसका टैक्स उधर ही काट लिया जाएगा, आल्दो के अभी पैसे नहीं आए। इसी तरह जो कलेक्टर ऑफ कस्टम है, जैसे अफगानिस्तान अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं वो आइटम जिनकी परमिशन है, और अगर क्योंकि वहां बैंकिंग चैनल नहीं है तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आपके पाकिस्तान के टेरिटरी से चीज बाहर निकलेगी उसी वक्त ही टैक्स काट लिया जाएगा, आल्दो के पैसे अभी तक नहीं आए। तो ये एक एक्सेप्शन है उस चीज की कि आल्दो पैसे अभी नहीं आए होते लेकिन फिर भी विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई हो जाता है। नंबर 6, व्हेन विदहोल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड। अब आपने जमा कब कराना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें हैं जी। 43A जो आपका है वो ये कहता है कि अगर आप फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बनाए हुए इदारे नहीं है, ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर आप उसको पेमेंट करेंगे, वो अगर आपको पेमेंट करेगा तो वो सेम डे में आपका टैक्स जमा करवाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे प्राइवेट सेक्टर है, अदरवाइज जो लोग हैं, उसमें लॉ ये कहता है 43B रूल है इनकम टैक्स रूल 2002 का, वो ये कहता है कि विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द वीक इन विच पेमेंट वाज मेड, जिस वीक में आप पेमेंट करेंगे उसके नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक मींस जैसे आज है, आज आप ले लें वेडनेसडे है, इस वीक के बाद अगला जो वीक होगा वो रात संडे 12 बजे तक, जब नया दिन जब तक अगला हफ्ता नहीं उससे शुरू हो जाता, तो इसको आप फोर्टनाइटली बेसिस कह सकते हैं। एक शॉर्टकट ये भी है, कम से कम आपको 8 दिन मिलेंगे, क्योंकि अगर आप संडे को पेमेंट करते हैं रात 12 बजे से पहले तो 7 दिन आपके पास आगे अवेलेबल है, और ज्यादा से ज्यादा 14 है, क्योंकि अगर मैं मंडे को पेमेंट करता हूं तो वीकेंड खत्म होगा, अगला वीकेंड जब आएगा संडे रात 12 बजे तक, तो कम से कम 8 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14। इसके अलावा 9 से लेके 13 तक कोई भी डेज इसके अंदर हो सकते हैं। 7th क्वेश्चन जी, What will be the course of action if withholding income tax is required to be deducted? ये मैंने खुद ही बनाया है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जिससे लोग जो है कई दफा उनको नहीं समझ आती कि क्या करना है, ये इसलिए बनाया गया है। अगर आपका सवाल ये है आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था बट नॉट डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द पेयर, नंबर 1, एंड केसेस वेयर withholding income tax is not required to be deducted but deducted and deposited by the payer. So अगर आपको लॉ ये कहता है कि उस पार्टी, वो पार्टी विदहोल्डिंग एजेंट है जिसने पेमेंट करनी है, अगर उसने रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था और टैक्स नहीं काटा तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, चाहे वो एफटीआर है या मिनिमम टैक्स है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर टैक्स रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन गलती से जमा हो गया, जैसे कोई बंदा विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है लेकिन टैक्स काट के उसने जमा करा दिया है,
तो उसकी एडजस्टमेंट आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पैसे ऑब्वियसली जमा हो चुके हुए हैं। 7 था जी, ये रिप्लाई आपके सामने है जो मैंने आपको बताया, आप इसको देख लीजिएगा। 8 जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एग्जम्पशन लिमिट फॉर विदहोल्डिंग इनकम टैक्स पर्पसेस। इसमें क्या जी, आप क्या क्या पढ़ेंगे, रेलिवेंट सेक्शन पढ़ेंगे एग्जम्पशन लेने के लिए, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर है, एसआरओज है, फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल है टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, वेयर एप्लीकेबल। तो ये कुछ अभी आपको असिस्टेंस पर्पस के लिए ये बताया गया है कि ये मुख्तलिफ चीजें पढ़ के पता चलेगा कि आपने एग्जम्पशन लिमिट्स क्या है। जैसे फर्ज कर लें, जो आप ले लें इसमें सैलरी में ले लें, तो फर्स्ट स्केड्यूल ये कहता है कि 6 लाख रुपए तक अगर सैलरी होगी तो आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपका 0% टैक्स होगा, और जो मैक्सिमम अगर आप 75 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो 35% रेट होगा, जो आप इसका स्लैब चेक कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जी, इज देयर एनी एडजस्टमेंट अलाउड अगेंस्ट विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। अगर मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूं और मुझे टैक्स काटना है तो क्या कोई मैं उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर सकता हूं। इसमें यह है कि जी या तो रेलिवेंट सेक्शन बताएगा, जैसे 149 सेक्शन ये कहता है कि आप जब पेमेंट करेंगे सैलरी की और उस पर टैक्स काटेंगे तो उस टैक्स के अगेंस्ट आप, अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर देता है कि मैंने टैक्सेस पहले जमा कराए हुए हैं जो उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, जैसे आपके ले ले आप बच्चों की एजुकेशन है, गाड़ी का अगर आप रजिस्ट्रेशन पे करते हैं या नई गाड़ी पे करते हैं, कैश विड्रॉल पे है और टेलीफोन मोबाइल पे है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को देने के बाद। एंड और आगे जी 236C है, जो उसका सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आप सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको 4 साल के बाद उस पर टैक्स जो है वो नहीं चार्ज किया जाएगा। जी जनाब, 9 हो गया जी। 10 है, टू होम विद होल्डिंग इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। किसका काटना जी, आपको पता है, जिसको पेमेंट जा रही है उसका टैक्स काटा जा रहा है। अगर इंप्लॉई है तो ऑब्वियसली इंप्लॉयर कर रहा है तो इंप्लॉई को है। इसी तरह अगर आप सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें करेंगे तो आप सप्लायर्स का। इसी तरह इंपोर्ट में वो इंपोर्टर जो है, जारी बात है, कस्टम वाले को आपसे लेंगे। सो जिसको पेमेंट जा रही है उसका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो जमा हो रहा है, और उसका वो क्रेडिट बाद में जहां जहां लो अलाउ करेगा आप ले सकते हैं। 11 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखिए ऑब्वियसली मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, आपका या तो वो एडजस्टेबल होगा टैक्स जो कटा है, इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स है, क्रेडिट नॉट अलाउड है, ये भी मैं अभी आपसे शेयर करता हूं, और कवर्ड अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, FTR स्टैंड्स फॉर फाइनल टैक्स रेजिम। देखिए CNG स्टेशन में उन्होंने ये कहा था 2020 तक या 19 तक ये था कि अगर आपका बिजली के बिल पे कटेगा टैक्स CNG स्टेशन का तो उसका क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते, आल्दो गैस का जो बिल था 4% वो फाइनल डिस्चार्ज था। तो कहीं कहीं अगर लॉ लिमिटेशन लगा देता है कि जी ये चीज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो उसका क्रेडिट जैसे ही आप रिटर्न में फीड करेंगे CNG स्टेशन लिखेंगे, वो बिजली का क्रेडिट आपका उठाएगा ही नहीं। इस पे बड़ा रिट करनी है या पॉइंट ऑफ लॉ है, वो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि आप किसी का लेजिटिमेट राइट इस तरह कैसे स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है जी, हाउ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विल बी कंप्यूटेड फॉर विदहोल्डिंग टैक्स पर्पसेस इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। ये भी बड़ा वेल नोन प्रैक्टिस में है जी। आप क्या करते हैं, ये मैंने येलो कर दिया इसको, हायर ऑफ डिक्लेयर्ड और असेस वैल्यू लेते हैं कस्टम वाले, उसमें कस्टम ड्यूटी ऐड होगा, इसको एड वैल्यूम बेसिस भी कहते हैं जी। कस्टम ड्यूटी ऐड करके जो अमाउंट आएगी उस पर सेल टैक्स होगा, फिर सेल टैक्स ऐड करके पिछली अमाउंट में जो आएगा तो उसके बाद फिर ऑल नॉन, इस पे इनकम टैक्स तब आएगा, और प्लस ऑल नॉन एडजस्टेबल एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो होंगे वो आप कॉस्ट ऑफ परचेज या इंपोर्ट में ऐड कर देंगे। जैसे अगर आपने एग्जाम सप्लाई है तो आपने परचेज पे इनपुट दिया है तो इनपुट तो वापस नहीं आता, तो वो इनपुट जो होगा कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वो इनपुट जो है ना ही तो रिफंडेबल है और ना ही एडजस्टेबल है। तो जहां टैक्सेस, अकाउंटिंग का भी प्रिंसिपल यही है जी और टैक्स का भी प्रिंसिपल यही है कि आपने दोनों तरफ जो है क्या करना है कि नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस को कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। नंबर 13 जी, व्हेन क्वार्टरली एंड एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो है आर फाइल्ड वेयर एप्लीकेबल अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखें बात ये है, क्वार्टरली का आपको पता है पहले ये 1 जुलाई से 30 जून 2020 तक ये हाफ ईयरली स्टेटमेंट्स आप फाइल कर रहे थे विदहोल्डिंग की। 1 जुलाई 2020 से ये हो गया क्वार्टरली। हर क्वार्टर के एंड पे जो फॉलोइंग मंथ होगा उसकी 20 तारीख तक आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा करानी है।
टैक्स जमा कराने की डेट्स में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। उसके बाद जो एनुअल है विद इन 1 मंथ है फ्रॉम जब जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 1 मंथ के अंदर आपने उसको जमा करवाना है। यहाँ एक पॉइंट में बताता चलूं, एनुअल जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है वो सिर्फ सैलरी की है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं है। 14th क्वेश्चन जी, व्हाट इज एन एक्टिव टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखिए उसने तीनों, अगर आप पाकिस्तान की एटीएल की लिस्ट, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की लिस्ट या गिलगित बल्तिस्तान की काउंसिल बोर्ड की जो लिस्ट है, तीनों में से किसी एक में भी होंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर पाकिस्तान में बन जाएंगे। 15th जी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू अ टैक्स पेयर इफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 161(2)(05) has been created by the tax department। अगर आपकी तरफ डिमांड आ गई है तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप उसको एक्सेप्ट कर लें और पेमेंट कर दें, आप उसको रिजेक्ट कर दें, या जो डिमांड आई है उसको विदहोल्डिंग इनकम टैक्स को और एक्सेप्ट पार्शली एक्सेप्ट कर लें और आप बाकी का अपील में जा सकते हैं। तो ये राइट ऑफ अपील 120 सेक्शन में 127 सेक्शन में लॉ ने टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड किया हुआ है, वो आप जाके वहां देख सकते हैं। 16th क्वेश्चन, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ फेलियर टू विदहोल्डिंग टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। अगर एक बंदा फेल्ड हो जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, उससे रिकवरी की जा सकती है और रेसिपिएंट से 162 सेक्शन में भी रिकवरी की जा सकती है अगर पेयर टैक्स जमा नहीं करवाएगा और अवेलेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 21C जो है, जो पेयर है अगर वो टैक्स जमा नहीं करवाता उसका एक्सपेंस डिसलो हो सकता है, पेनल्टी या 182 में है, डिफॉल्ट सरचार्ज या 205 सेक्शन में जो 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। और अगर आप ये भी नहीं करेंगे और नॉन कंप्लायंस करते रहेंगे तो फिर प्रोसिक्यूशन भी है, जिसमें इसमें मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी बाद में शेयर कर दूंगा आपको, आगे एक डिफरेंट क्वेश्चन भी है। यानी वो प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगी, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है पेनल्टी के साथ और पेनल्टी के बगैर, या दोनों ही भी हो सकते हैं। 17th क्वेश्चन, state the types of assessments that are generally made on regular basis under the income tax law। देखिए दो तरह की असेसमेंट्स है। पहला, अगर आपने अपना जो टैक्स जमा करवाना है उसमें 177 सेक्शन है टोटल ऑडिट का, बोर्ड अगर सिलेक्ट करता है 214C है और अमेंडमेंट 122 की हो सकती है। ये जो 161(2)(05) है जो दूसरों का टैक्स आपने काटना है, बेसिकली वो असेसमेंट नहीं है, वो रिकवरी प्रोसीडिंग है जो कि 161(2)(05) में आपने डिस्चार्ज करनी है कि जी मैंने जो टैक्स दूसरों का काट के जमा कराना है। 18th क्वेश्चन जी, व्हाट इज अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो आपने अगर लेट फाइलिंग की है क्वार्टरली या विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, इसमें थोड़ी चेंज आ गई है जी। पहले बड़ा हार्श था, ये मिलियंस ऑफ रुपीस की पेनल्टी लोगों को लगी हुई है। उसमें उन्होंने ये कर दिया कि अगर कोई बंदा उसका टैक्स बनता था और टैक्स उसने जमा करा दिया है और टैक्स तो जमा करा दिया है तो 5,000 रुपए पेनल्टी होगी, प्रोवाइडेड के विद इन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट जो है वो अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स को फाइल कर ले। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो अदर केसेस में 2500 रुपए पर डे होगा और सब्जेक्ट टू जो मिनिमम पेनल्टी होगी वो 10,000 रुपीज होगी। 19th क्वेश्चन जी, व्हाट इज प्रैक्टिकल प्रोसीजर टू रिकवर विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर। ये जी शो काज नोटिस होगा, ऑब्वियसली असेसमेंट ऑर्डर होगा जिसमें वो रिकवरी करेंगे। और बाद औकात कई दफा क्या होता है कि पोर्टल पे कहीं चला जाता है या कहीं और सर्विस हो जाती है तो विदाउट कई दफा सर्विस के भी डिमांड क्रिएट हो जाती है, जिसको फिर ऑब्वियसली आप अटेस्टेड कॉपी लेके तो राइट ऑफ अपील को यूज कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन ये आज का, व्हाट आर द वेरियस कलेक्शन एंड रिकवरी मोड्स ऑफ टैक्सेस। किन किन तरीकों से टैक्स डिपार्टमेंट लोगों से पैसे रिकवर कर सकता है। नंबर 1 आपके सामने है, रिकवरी ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी या अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर 138। 139, अगर प्राइवेट कंपनी या एओपी डिफॉल्ट करती है तो उनके डायरेक्टर और मेंबरान से भी पैसे लिए जा सकते हैं, वो प्री कंडीशन है 139 में लिखी हुई है। 140 क्या जी, आपके बिहाफ पे अगर किसी के पास मनी है या लिक्विडेटर के पास है तो टैक्स डिपार्टमेंट उनसे भी पैसे ले सकता है। और एंड पे अगर नॉन रेजिडेंट मेंबर है तो वो रेजिडेंट मेंबर से 142 सेक्शन में रिकवरी की जा सकती है। जितने भी पैसे आप रिकवर करेंगे वो फिर पार्टी आपसे रिकवर करेगी, ये भी इसमें है। मसलन अगर डायरेक्टर एक कंपनी का टैक्स दे देता है तो फिर क्या होगा कि वो कंपनी से कलेक्ट कर सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज अंडर सेक्शन 153 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्योंकि बहुत ज्यादा पेमेंट्स इसमें होती हैं तो क्या है जी, इसके अंदर 1 जुलाई 2018 से जो प्रेजेंट लिमिट थी जो SRO 586 में थी वो 25,000 से बढ़ के 75,000 हो गया हुआ है और सर्विस 10,000 से बढ़ के 30,000 हो गया है।
दोनों को उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 3 टाइम्स ऊपर चला गया है, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है और चीजें बहुत ज्यादा हाई हो गई हुई है, जिसकी वजह से ये लिमिट बहुत मामूली सी लग रही थी। अभी भी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन बहरहाल चले पहले से बेहतर हो गया है। और ये जो अब लिमिट इनहैंस हुई है आपको SRO 586 में नहीं मिलेगा, उन्होंने वहां से निकाल के उसको 153 सेक्शन के नीचे उन्होंने डाल दिया है, शुरू में ही है बल्कि कि अगर आप इतनी पेमेंट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं काटना। क्वेश्चन 22 जी, डिफाइन द टर्म सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 153 सेक्शन में जी तीनों डेफिनेशन अवेलेबल है। अगर आप गुड्स क्रेडिट पे या कैश पे बेचते हैं तो इधर है। सर्विसेज में आपको अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, डेंटिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, लॉयर्स हैं, अदरवाइज देन एन एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी में जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट्स में सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि आप चीजें बेच रहे हैं, सर्विसेज है या कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉल करते हैं, क्योंकि दोनों के जो क्लॉजेज सब क्लॉजेज है 153(1)(a) गुड्स का है, B सर्विसेज का है और C कॉन्ट्रैक्ट्स का है। 23 जी, व्हाट इज द एप्लीकेबल विदहोल्डिंग टैक्स रेट ऑन पेमेंट अगेंस्ट सैलरीज अंडर सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एप्लीकेबल विदहोल्डिंग जी 6 लाख रुपए तक 0% है, और अभी मैंने पहले बताया 35% होगा स्लैब रेट अगर आपकी सैलरी इनकम जो है आपकी 75 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी एक साल में। और 20% फ्लैट रेट है जो डायरेक्टर्स मीटिंग फी अटेंड करेंगे, वो मैंने पहले ही आपसे शेयर कर दिया हुआ है जी। आज का 24th नंबर क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। प्रैक्टिकली ये आपको मैंने रेफरेंस दे दिया जजमेंट्स का। 161(2)(05) की असेसमेंट के लिए टाइम लिमिटेशन कोई नहीं है जी। उसकी वजह है अब लॉ ये कहता है कि ये रिकवरी प्रोसीडिंग है, ये असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि असेसमेंट में तो 6 साल से पीछे टैक्स ऑफिस नहीं जा सकता, लेकिन 161 में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, वो जितना भी चाहे वो पीछे जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है जनरली मुख्तलिफ सालों में क्या होता है कि अमूमन जो प्रैक्टिस ये है कि 6 साल से पीछे टैक्स ऑफिस नहीं जाता, क्योंकि लोग सहारा ले लेते हैं 174 सेक्शन का, जिसके मुताबिक 6 साल का रिकॉर्ड रखना गुड कंडीशन में लाजमी है। तो बहरहाल लेकिन लीगली 161 सेक्शन की असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट किसी भी हद तक पीछे जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं जी ये रिकवरी प्रोसीडिंग है, इसमें वो दूसरे प्रिंसिपल्स अप्लाई असेसमेंट के नहीं होते। आज का 25th क्वेश्चन जी, हाउ मच डायरेक्ट टैक्स टारगेट अचीव्ड बाय द FBI बाय अप्लाइंग विदहोल्डिंग इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखिए अभी जैसे सर बता रहे थे जब शुरू में जब उन्होंने बताया, तो हमारे मुताबिक 75% से ज्यादा टैक्स जो है वो विदहोल्डिंग से इकट्ठा हो जाता है, जिसमें मोर देन, वैसे शुरू में आपको मैंने बताया 52 सेक्शन है और भी चीजें अवेलेबल है, लेकिन रिमेनिंग टारगेट फिर वो क्या करते हैं ऑडिट प्रोसीडिंग करके तो अपना 100% का टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन मेजर जो चंक है वो इनकम टैक्स लॉ में वो विदहोल्डिंग टैक्सेस है। दिस इज वाई कि इस वक्त जो है ना इस पे कंसल्टेशन काफी ज्यादा हो रही है और असेसमेंट 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल की जा रही है। ये रिकवरी प्रोसीडिंग है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये असेसमेंट ऑर्डर नहीं है। आज का 26 नंबर क्वेश्चन जी, व्हाट इज द रेट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज ऑन लेट पेमेंट एंड लोन नॉन पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स एंड कंपनसेशन ऑन डिलेड रिफंड बाय FBI। देखें अगर मेरा डिफॉल्ट हो गया है और मैंने टैक्स नहीं वक्त पे जमा करवाया या लेट जमा करवाया है, तो मुझे 12% पर एनम के हिसाब से स्टेट को वो पैसा वापस करना है। और जो उन्होंने अगर मेरा रिफंड क्रिएट हो गया जो 170, 171 के अंदर आप सेक्शन देखेंगे, तो आपको काइबर प्लस 0.5% मिलेगा जब से वो लीगल प्रोसेस जो आपका 171 का पूरा करने के बाद। अब ये बड़ा यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है ये जो 12% है ना, इसको बैंक रेट से ऊपर रखा जाता है। कहीं ये ना हो कि जो लोग डिफॉल्ट करें वो बैंक में पैसा जमा करा के वहां से ज्यादा लेना शुरू कर दे और आपको उसमें से जमा कराना शुरू कर दें। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि इसका रेट हमेशा बैंक के रेट से जो डिपॉजिट के ऊपर बैंक देता है वो ज्यादा रखा जाता है जी। 27 नंबर जी, exemptions to be considered while withholding income tax on payment against salaries to employees। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एम्प्लॉइज आपको पता है उनको इंसेंटिव उस तरह नहीं मिलते, स्वाय जिन एक्सेप्शंस को निकाल के, जिस तरह कॉस्ट ऑफ जो बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हाई जा रही है, तो उसमें मेडिकल अलाउंस का या मेडिकल फैसिलिटी का या रीइंबर्समेंट का क्लॉज रेफर्ड है जी। मार्जिनल कॉस्ट का टू एम्प्लॉयर्स है या रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस
या सर्टन एक्सपेंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जम्पशन जो है, तो इनको कंसिडर करते हुए एम्प्लॉइज को जहां मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ रहते हुए, वो उनको जरूर लेके दें। और मुझे उम्मीद है काफी लोग इससे फायदा भी उठा रहे होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन जी, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। रिकवरी क्या क्या जी आपके पास, ये चैप्टर मैंने पूरा, चैप्टर ए है जी, रिटर्न से लेके असेसमेंट है, अपील्स, रिकवरी, एडवांस टैक्स है, फिर 148 है, ये सारे सेक्शन है 149 से जो मैंने पहले आपको दिखाए भी थे। फिर पार्ट बी है आपका ट्रांजिशनल प्रोविजन, जो 27 सेक्शन मैंने ऊपर आपको दिखाए, ये रिकवरी के यानी विदहोल्डिंग टैक्स लेने के मुख्तलिफ सेक्शन उन्होंने इंडक्ट किए हुए। 29 नंबर की क्वेश्चन आज का, What are the rules regarding updation of active taxpayer list? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ATL जो लिस्ट है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो भी शेयर कर देते हैं। पहले 81B है रूल, इनकम टैक्स रूल 2002 का, जो कि ATL लिस्ट को मेंटेनेंस के बारे में बताता है। 81B जो है वो थ्रू SRO आया जी, ये उसकी डेटेड 26 अगस्त 2014 है, ये आपका नंबर इसके अंदर कोटेड है। ATL वाज प्लेस्ड ऑन FBR वेब पोर्टल 1 जुलाई 2014 से ये आया है, और ये हर साल 1 मार्च से लेके तो 28 फरवरी तक, या जो भी फरवरी की डेट होगी लास्ट होगा तब तक चलेगा, और हर साल 1 मार्च को ये अपडेट होगा। अभी जो 1 मार्च 2021 को लिस्ट अपडेट हुई है वो टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न की बेस पे हुई है। अब जो रिटर्न आप 2021 की फाइल करेंगे उस बेस पे 1 मार्च 2021 को जो लिस्ट होगी वो अपडेट होगी। और अगर जिन लोगों ने लेट रिटर्न फाइल की हैं, वो अगर इंडिविजुअल है तो 1000 है जी सरचार्ज, AOP है तो 10,000, कंपनी 20,000 जमा करा के लेट फाइल करके भी ATL की लिस्ट में आ सकते हैं। क्वेश्चन 30 है जी, व्हाट आर द कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू विदहोल्डिंग इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स। पहला जी, आइदर लोग विदहोल्डिंग इनकम टैक्स काटते नहीं है जी, इनकरेक्ट रेट अप्लाई कर देते हैं, या ATL और नॉन ATL, क्योंकि आपको पता है नॉन ATL वाले लोगों के लिए डबल टैक्स रेट होगा जो स्पेसिफाइड सेक्शन है उनको निकालने के बाद। अब इसके बाद फिर 165 की स्टेटमेंट्स क्वार्टरली फाइल करनी है, वो नहीं कर रहे होते, या टैक्स जो है वो लेट जमा हो रहा होता है, या चेक जो है वो विद इन ड्यू डेट में पे नहीं किया होता, या क्लियर नहीं होता आगे से, ये कॉमन इश्यूज से। 31 है जी क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। एक बंदा अगर पेनल्टी लग जाती है, डिफॉल्ट कर देता है, लेकिन फिर भी वो चीज को ठीक नहीं करता, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट को नहीं फाइल करता, तो क्या होगा। ये 4 डिफरेंट सेक्शन है जी। 191 जो 1 का C है, फेल्यूर ऑफ विदहोल्डिंग प्रोविजन है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और बोथ है। फेल्यूर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स है, ये उसके अगेंस्ट वही अगर डिफॉल्ट इंटेंशनल है तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट 2 साल की है। इसी तरह आगे ये वाला है। फिर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी पेनल्टी है, और ऑब्स्ट्रक्टिंग द इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसकी पेनल्टी आपके सामने है। 32 क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वॉलंटरली कंप्लायंस ऑफ क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। इसके लिए क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जेहन में रखनी है। पहला फॉर्मेट आपको पता है, आप अपलोडेड है, उसके बगैर तो आप जा नहीं सकते। 44 रूल है जो बताता है कि इसके फॉर्मेट के बारे में। अब डिटेल आपकी, आपने पेमेंट्स जो मेड की है वो शो करनी है, जो नॉन डिडक्शन है जिन पे नहीं होता वो भी शो करनी है, और ये डिस्क्लोजर लाजमी है, मैंडेटरी है, लेकिन कुछ लोग शो करते हैं कुछ लोग नहीं शो करते। इसमें ये जजमेंट है जी, ये बिल्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIR, इसका रेफरेंस आपके पास अवेलेबल है। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स। अगर आपकी नील इनकम टैक्स रिटर्न भी है, देखिए सेल टैक्स लॉ की तरह इनकम टैक्स लॉ में भी अगर नील की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी है तो आप पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन से बचे और उसको लाजमी फाइल करें अगर आप पे ये एप्लीकेबल है तो। 34 जी, impact of recovery of withholding income tax from the recipient where tax has not been paid by the payer। अगर पेयर टैक्स जमा नहीं करवाता तो क्या रेसिपिएंट से रिकवरी की जा सकती, तो इम्पैक्ट क्या होगा। आप एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज है ऑन पेयर इवन व्हेन रिकवरी मेड फ्रॉम द रेसिपिएंट। जाहिर बात है अगर रेसिपिएंट ने लेट जमा कराया है तो डिफॉल्ट सरचार्ज पेयर को पड़ेगा, लेकिन साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके एक्सपेंस को भी डिसअलाउंस किया जा सकता है इवन के रेसिपिएंट ने टैक्स जमा करा दिया है। ये 162 सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये आप जाके उसको देख सकते हैं। 35 जी, हाउ वी कैन अवॉइड फ्रॉम डिफॉल्ट सरचार्ज ऑन लेट पेमेंट नॉन पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। एक तो यह जी पेमेंट कराएं उसकी, लेकिन अगर डिफॉल्ट आ गया है तो मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं। कुछ जजमेंट्स ये कहती हैं अगर आपका रिफंड इनकम टैक्स का पड़ा हुआ है तो आप वो रिफंड कह सकते हैं पिछले सालों में इस डिमांड से ज्यादा है, इसलिए हमें डिफॉल्ट सरचार्ज ना चार्ज किया जाए।
लेकिन कुछ जजमेंट्स इसको फेवर करती हैं और कुछ जजमेंट इसको फेवर नहीं करती। जो नहीं करती वो ये कहते हैं जी ये तो दूसरों का टैक्स है, इस पे तो आपको 12% के हिसाब से डिफॉल्ट पड़ना है, और आपका जो रिफंड है उस पर तो बड़ी कंपनसेशन उस हिसाब से काइबर प्लस 0.5% है। बहरहाल ये दोनों चीजें पैरेलल साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती है। 36 है जी क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन जी आजकल आपको पता है 44(4) की रिकंसिलिएशन का नोटिस आता है पहले, तो वो बेसिकली चेक ये करना चाह रहे हैं कि जो आपने अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स या नेक्स्ट जो भी आप फिल करेंगे या कर चुके हैं वो टैली करते हैं जो आपकी स्टेटमेंट्स है उसके साथ, वरना आपको रिकंसाइल करके देना पड़ेगा। 37 नंबर जी, व्हाट आर द वेरियस डिस्प्यूट्स एंड देयर इफेक्ट्स रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स। क्या है जी डिस्प्यूट्स हमारे? पहला, आप नॉन फाइलिंग वेयर नो बिजनेस कंडक्टेड, तो आप कोशिश करें कि नील की विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स को फाइल करें। लेट फाइलिंग हो रही है तो पेनल्टी पड़ रही है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेमेंट्स बाय डिस्कोस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, डिस्क्लोजर पूरे नहीं दिए जा रहे। फिर उसके बाद टैक्स जो है ना वो नहीं काटा जा रहा, या बिलो थ्रेशोल्ड पेमेंट्स को शो नहीं किया जा रहा। 586 एसआरओ का बेनिफिट पूरा नहीं लिया जा रहा, या नॉन डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय, पहले था इंफॉर्मेशन, अब नॉन डिडक्शन डिपॉजिट है, जमा नहीं हुआ टैक्स। टाइम ऑफ डिपॉजिट सेट आउट ऑन डिमांड नोटिस है, उसको भी देखें। और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्जम्पशन है, सर्कुलर भी है और उस पे एक क्लॉज भी है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 के अंदर। 38 जी, लैंडमार्क जो लिटिगेशन की जो जजमेंट्स है वो जरूर लाजमी इसको जरा देखें आप। पहला जी, फिजिकल स्टैट्यूट्स को, एग्जम्पशंस को इंटरप्रेट करने की पावर आपको पता है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो आप एफबीआर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन उसमें बात ये हो रही है कि जो इंटरप्रिटेशन लॉ की बात हो रही है, लेकिन एग्जम्पशन के मामले में जो डिपार्टमेंट को फेवर मिलेगी, वरना हर बंदा एग्जम्पशन कंप्लायंस किए बगैर बेनिफिट लेने आएगा। कमिश्नर अपील के पास सेट असाइड की पावर थी जी, जो कि 2011 में जो टैक्स ईयर है उसमें खत्म हो चुकी है। अब कमिश्नर अपील ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर सकता, स्पेसिफिक डायरेक्शन या आपके अगेंस्ट या आपकी फेवर में कर सकता है जी। आगे एक और इसके 6-7 केसेस है जी। सेकंड शेड्यूल की एग्जम्पशन जहां जहां है आपको प्रैक्टिकली लेनी पड़ेगी, और अगर वो आपको ऑटोमेटिक है तो वो ऑटोमेटिक ऐसे नहीं होगी। कुछ जगहों पे उन्होंने आप जैसे 100C आपका जो आ गया है एनपीओस के लिए, तो वो आपको अप्लाई करके लेना पड़ेगा। आपको 100% टैक्स क्रेडिट एनपीओस को इनकम की एग्जम्पशन का नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक। फिर आपका जो ऑडिट हो गया अगर 177 और 214C में, और आपको 161 की प्रोसीडिंग उन्होंने शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा जी वो अपलेट कर दें, क्योंकि जब आपने ऑडिट किया था तो विद होल्डिंग की सेक्शन 21 की कंप्लायंस आप ऑलरेडी कर चुके थे। 2 एसेंशियल है जी 161 के ऑर्डर के, पहले टैक्स पेयर को विद होल्डिंग एजेंट होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कौन सा है, ये इसके साथ जजमेंट एफर्ट है जी, मैंने जो आपके सामने अवेलेबल है। टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वो पहले शेयर हो चुका है 161 का। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है इसका 38 का, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, मैंडेटरी है कि जहां टैक्स काटा है या नहीं काटा दोनों को मेंशन करना होता है। आज का 39 नंबर क्वेश्चन जी, जो पेमेंट्स आप इंडिविजुअल एओपी कंपनी को करेंगे जो ट्राइबल एरिया में है, उसका स्टेटस क्या है जी? उसके लिए क्लॉज है जी आपका 146 है, जो 25th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने ये जो फाटा और बाटा था उसको मर्ज कर दिया आपके बलोचिस्तान और केपीके के साथ। उसके लिए ये क्लॉज बना दिया है, और एग्जम्पशन जो है 1 जून 2018 से लेके 30 जून 2023 तक उन्होंने इंटैक्ट कर दी है। अब जो पेमेंट आपने करनी है फाटा और पाटा में, उसका स्टेटस क्या है? उसके ये क्लॉजेज है जी एसआरओ 586 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 3 और 4, कि अगर आप उनको पेमेंट करेंगे तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजन आप अप्लाई नहीं करेंगे। और जितने पुराने एसआरओज है, सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है, अगर नए लॉ में इनकंसिस्टेंट नहीं है वो, तो वो 239 सब सेक्शन 12 जिसमें उनको सेव किया गया है, उसमें ये वाला भी एसआरओ सेव हो गया हुआ है। 41 क्वेश्चन जी नंबर जो है, जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में पेमेंट होगी उसका क्या करना है? उसका भी क्लॉज उसी तरह जी 3 है, उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, उसका भी टैक्स हम नहीं काटेंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे जरूर शेयर करता चलूं कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर की साइट जब आप पोर्टल खोलेंगे तो उन्होंने जो पाकिस्तान का लॉ है उसको एज इट इज अब एक्सेप्ट कर लिया है। पहले कुछ इनकी आपस में डिफरेंट जो लॉ था वहां पे प्रिवेल करता था। 42 क्वेश्चन है जी, हाउ विथहोल्डिंग इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट्स टू शिपिंग कंपनीज एंड एयर कैरियर्स अगेंस्ट पैसेंजर टिकट्स एंड कार्गो, क्योंकि चीजें भी हैं, पैसेंजर्स भी हैं, सामान भी लेके जाना है, तो क्या करना है इसमें जी? एसआरओ आपका 586 है,
उसमें वो कहता है वो बाय वर्च्यू ऑफ अगर आप कंडीशन मेट करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। 43 है जी मेरे पास, ये कमीशन वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप कमीशन देते हैं आपके टिकट्स के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वालों को, कैरिज ऑफ गुड्स ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उसको उन्होंने क्लॉज है जी 43 है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का 43B, ये एयर टिकट्स के लिए उनकी कमीशन पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को 43C और कैरिज ऑफ गुड्स को 43D एंड E में सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में उसको विद होल्डिंग से एग्जम्पशन दी गई है। 44 क्वेश्चन है जी, स्टेटस ऑफ विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑफ पेमेंट्स अगेंस्ट बिल्डिंग रेंटल्स एंड व्हीकल रेंटल्स। ये भी सवाल काफी लोगों ने किया। बिल्डिंग रेंटल आपको पता है 155 में है, 155 सेक्शन है, और जो व्हीकल रेंटल्स है वैसे तो 1B के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लीज फाइनेंसिंग जो अरेंजमेंट आप लेते हैं तो वो सर्कुलर मैंने रेफर कर दिया है जिसमें कि वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। 45 क्वेश्चन जी, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। अगर आप ये पेमेंट्स करते हैं ग्रांट्स की, स्टाइपेंड्स की, फाइनेंशियल सर्विसेज की, एनपीओ ज्यादा ये लोग पेमेंट्स करते हैं या एडवांसेस की, तो ऑब्वियसली जो रेलिवेंट सेक्शन होगा 153 का वो अप्लाई किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा आप लोगों को, कि जो एनपीओ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑटोमेटिक अब विदहोल्डिंग एजेंट में 153 में आ गया हुआ है। 46 व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्स ऑन पेमेंट अगेंस्ट सैलरीज 149 है जी। क्या स्टेटस है मेरे पास जी। आप इसमें 149 में जो बेनिफिट मैंने पहले बताया वो ले सकते हैं आप। इसमें ये जो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है ये वही फ्लाइंग और सबमरीन अलाउंस है, और आपका फुल टाइम टीचर और रिसर्चर है उसकी बात हो रही है। और इसके अलावा अगर कोई आपको बेनिफिट जो मैंने बुक में दिए हुए हैं 114 सैलरी के चैप्टर में वो आप देख सकते हैं। 47 है जी क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस। ये बड़ा अच्छा सवाल था जी। किसी ने पूछा कि जी जो 100% टैक्स कट जाता है 10th शेड्यूल में, अगर मैं, तो क्या ये मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी आप 169(4) ये कहता है अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड टाइम में जो रूल 4 ऑफ 10th शेड्यूल में दिया गया है उसके अंदर आप फाइल कर देंगे तो प्रोविजनल असेसमेंट जो होगी वो विड्रॉ हो जाएगी और आपकी जो रिटर्न है वो फाइनल हो जाएगी और वो पैसा वापस आप मांग सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा फेल्ड हो जाता है, उसकी कंप्लायंस नहीं कर पाता और वो असेसमेंट फाइनल हो गई, तो फिर आपका जो टैक्स होगा ये आपको वापस नहीं मिलेगा जी जनाब। 47 है जी। 48 बाकी फॉर्मेट है जी, एक क्वार्टरली का है, उसके अंदर फॉर्मेट आपको पता है ये टैब है, उसके डाटा है, विद होल्डिंग टैक्स है, पेमेंट है और विद होल्डिंग टैक्स है। ये थोड़ी सी इस पे बात, अब आपको पता है 149 और 153 पहले अलग होता था, अब और 155 ये सब आप जो पेमेंट्स वाले हैं इनको मर्ज करके एक ही विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की जाती है। तो अगर आप विद होल्डिंग एजेंट 153 में नहीं भी हैं तो 149 में आप बन जाएंगे और नील की स्टेटमेंट आपको फाइल करना लाजमी हो जाएगी। इसी तरह एनुअल का जी वो उसी तरह ये सारा फॉर्मेट, सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक फर्क है, इसमें बिल आएगा बाकी उधर वो नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडिंग ऑफ क्वार्टरली एंड एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा कि प्रैक्टिकली एनुअल जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ सैलरी की है, 153 की नहीं है। तो वो बाकी फॉर्मेट उसके ऊपर गिवन है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है जी कि आप लोगों को 50 क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट तरीकों से आके उसमें जो आपको आपसे शेयरिंग की जाए। लेकिन आप मेरी बुक के अंदर या FBR पोर्टल पे भी जाके मैंने ये काम किया विद होल्डिंग के वो चैप्टर मैंने जो बनाया हुआ है डिडक्शन का, एक ही जगह पे तमाम हर चीज को है, एग्जम्पशंस को, BTL को, नॉन टैक्सेबल को, टैक्सेबल को, मैंने उसमें एक चैप्टर पूरा दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लें। अगर आज उसमें कोई क्यूरी हो तो वो मेरे साथ आप जरूर कर लीजिएगा। ये था जी मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन थी। बाकी आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन मेरे साथ करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब बहुत खूबसूरत वे में आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्सेशन के मॉडल्स ऑपरेंडी को आपने एक्सप्लेन किया और इस वेबिनार में एक बड़े डिफरेंट वे से आपने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि कॉन्सेप्ट थ्रू जो है, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से जो आपने क्वेश्चंस लिए और उनको हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए आपने एक्सप्लेन किया, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। सर एक मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि किसी सेमिनार में आप जैसे एक माशाल्लाह लर्नर स्पीकर थे तो उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्सेशन की जो स्पिरिट है उसको लेके फरमाया कि शायद दुनिया की सारी कंट्रीज में विदहोल्डिंग टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्राइस कीजिएगा। और
इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने फरमाया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जो थी ये बिद्दत शुरू हुई थी इस जो है सब कॉन्टिनेंट में, जिससे हम पाकिस्तान बनने से बाद से लेके अब तक हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो इस पे आपके थोड़े से काइंड कमेंट मैं चाहूंगा प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये जो आपने 2 क्वेश्चन किए जरा रिपीट कर दीजिएगा। पहला क्या कहा आपने? जी ये था जी कि क्या दुनिया के सारे एडवांस और जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे भी विथहोल्डिंग टैक्सेशन हमारी तरह से ही है, क्योंकि ये लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड है, स्पेंडिंग इन एडवांस है, तो ये गवर्नमेंट का पैसा इस साल का नहीं होता। असल में तो ये है कि जो उनको अगले साल में जो मिलना है वो एडवांस हमसे लेके इसी साल में खर्च रहे होते हैं। जी जी। और फिर थोड़ा इंडो पाक के हवाले से भी कही कि क्या वाकई ये जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये बिद्दत शुरू हुई कि या पहले से थी इंडो पाक रीजन? देखिए पता क्या, अब अगर आप पिछले पुराने लॉ में भी चले जाए तो विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजन तो उसके अंदर भी अवेलेबल। हाँ, ट्रांजिशनल जो प्रोविजन थी, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, पहली 169 के बाद जो 231A से शुरू हुआ वो बाद में ऐड किए गए। देखें इशू ये है कि अगर हम सिर्फ रिटर्न की बेस पे टैक्स लें, एक बात हो रही है, अगर हम एडवांस टैक्स को खत्म कर दें, हम विद होल्डिंग टैक्स को खत्म कर दें और साल के बाद रिटर्न लें, तो सवाल फिर ये है कि पूरा साल फिर स्टेट चलेगी कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वाई कि वो आपसे विद होल्डिंग टैक्सेस, आज देखिए क्रेडिट तो उसने आपको बाद में देना ही है, वो पैसे तो कहीं नहीं जाते, लेकिन स्टेट की इतनी जरूरतें हैं हमारे जैसे मुल्क में जहां मेरा नहीं ख्याल आपको कहें कि जरा। जी सर, आवाज आ रही सर? हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, प्लीज कैरी ऑन। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना, इसका होना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर वो सर्वाइवल कर नहीं सकते। अब रही बात दूसरे कंट्रीज की, देखें हर कंट्री का सिस्टम अपना है। अगर उसमें वो समझते हैं कि जी हमारी जरूरत इनके टैक्सेस के बगैर साल के बाद पूरी हो सकती है, तो वो विद होल्डिंग टैक्स डाल सकते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते, वो होता क्या है, बाकी कंट्रीज में भी है, जितने मेरे क्लाइंट या दोस्त हैं वो बताते हैं कि जी वो रिटर्न की कैलकुलेशन खुद करके बताते हैं। रिटर्न अभी आपने फाइल भी नहीं की होती कि ये टैक्सेस हमने आपके काटे हैं, यहाँ जहाँ आपने टैक्स जमा करवाया है ये आपका टैक्स बनता है, और बाकी का आप हमें जमा करवाएं या आप रिफंड ले लें। तो विद होल्डिंग टैक्सेस दूसरे मुल्कों में भी जहां जहां लॉ एप्लीकेबल है, आपने भी तो ब्रिटिश लॉ ही लेकर आए थे ना, आप भी कौन सा आपका कोई इंडिपेंडेंट था, आपने भी पहले कॉपी उधर से किया है। 1922 था, फिर आपका जो आगे आया, फिर आपका 1979 था, और भी बीच में आए, फिर आपका करते करते 2001 आया। तो बात यह है कि दूसरों में भी अवेलेबल है और भी तक प्रिवेल कर रहे हैं, वो भी टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, वो भी असेसमेंट्स करते हैं, बड़ा कुछ है। तो काफी चीजें कॉमन जा रही होती है, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता ही है, वो हर कंट्री कर सकता है। जी सर। जी सर, एक और हमारे पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज के लिए सर फरमाइएगा कि 161 की अगर प्रोसीडिंग्स हैं और कोई टैक्स पे अब विदहोल्डिंग एजेंट टैक्स नहीं काट सका, जी। अब जिसका टैक्स उसने काटना था, उस टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर दी हुई है, उस केस में विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के लिए सर क्या फेवर हो सकती है? सॉरी जरा रिपीट कीजिएगा, मैं थोड़ा आप दोबारा। जी बट अगर विदहोल्डिंग एजेंट ने टैक्स किसी वजह से काट नहीं सका, अच्छा काट नहीं सका, और उसने पूरी कर दी, और जो रेलेवेंट जो टैक्स पेयर था उसने उस साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, तो उस केस में विदहोल्डिंग एजेंट को क्या फेवर हो सकता है? देखिए पता क्या, इसमें ना कुछ जजमेंट्स भी आई हुई हैं, वो ये कहती हैं कि कुछ लोगों ने फेवर ली भी है कि जी अगर रेसिपिएंट ने अपना टैक्स जमा करवा दिया हुआ है। देखिए बात ये हो रही है सर, अब वहां उन्होंने कुछ जगहों पे फेवर दी भी है, लेकिन कुछ ने नहीं भी दी। उसका क्वेश्चन क्या रेज होता है, देखिए मैंने सेल की एक बंदे को 1 करोड़ पे, मान लिया उसका टैक्स बनता था, फर्ज करें टर्नओवर टैक्स था, उसने जमा करा दिया, तो क्या इससे विदहोल्डिंग एजेंट उस जो उसने टैक्स काटना था उससे उसको छूट मिल सकती है? अब अगर फर्ज करें उधर लॉस हो गया, उसका टैक्स बनता ही नहीं, तो आप तो विदहोल्डिंग टैक्स कटवाएंगे नहीं। ये किस चीज को हम किसके साथ अटैच कर रहे हैं? ये हाँ, ये भी हो सकता है, ये प्रिंसिपल एफटीआर के केस में अप्लाई हो सकता है कि अगर एक बंदे का 10% बनता था, उसने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स कटना एक अलग चीज है
और अपनी लायबिलिटी उसको डिस्चार्ज करना एक अलग चीज है, ये दोनों मुख्तलिफ है। लेकिन FTR में ये बेनिफिट लिया जा सकता है कि अगर मेरा 10% टैक्स था, वो जैसे एम्प्लॉय को आपने पैसे दे दिए, उसने विद द रिटर्न जमा करा दिए, तो आपको ये तो हो सकता है कि देखिए प्रिंसिपल नहीं वो आपसे रिकवर करेंगे, क्योंकि एक इनकम पे 2 दफा टैक्स नहीं हो सकता, टैक्स 2 दफा जमा नहीं होना, प्रिंसिपल तो चला गया। लेकिन लेट पेमेंट के जो चार्जेस है वो डिफॉल्ट से ज्यादा अपनी जगह पे है। और अगर ये FTR का केस है तो आप बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम का केस है और वो लायबिलिटी आपके टैक्स के से कम है या वो उस तरह नहीं कैलकुलेट कर रहा, तो ये कैसे होगा, ये मुझे समझ नहीं आती बात। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसका बेनिफिट आप ले सकते। जी सर, कोई और सर क्वेश्चन होता है? राइट, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। हमें कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, इफ आई कैन रीड इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है, दैट इज व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑन एक्रूड रेवेन्यू एंड अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू? देखिए बात ये हो रही है, अभी मैंने आपको पूरे सेशन में एक चीज बताई, वो ये है कि जब तक आप अमाउंट रिसीव्ड पेड नहीं करेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। हम चूंकि विदहोल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं, देखिए दो चीजें मुख्तलिफ है, मैं आपको दोनों एंगल्स कवर कर देता हूं। अगर आप पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपने अभी खुद ही कहा कि वो अक्रूड है। अगर वो अक्रूड है तो पेमेंट तो उसने की नहीं है आपको। जैसे सेल आपने की एक पार्टी को, आपने पार्टी टू सेल कर दिया, तो ये अक्रूड हो गया। तो क्या अब पेयर जिसको आपने सेल की है वो टैक्स कब काटेगा? जब पेमेंट करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी कंपनी है, बिजनेस इनकम है, अक्रूवल बेसिस है, तो टैक्स तो आपने देना है, क्योंकि आप तो अक्रूवल बेस पे अकाउंट्स बना रहे हैं। और आपको ये बड़ा अच्छे तरीके से अब पता लग गया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द केसेस मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर चले गए। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंपोर्ट्स है, ठीक है, और आपके सप्लाईज है, काफी चीजें आपकी 153 में, यानी मेजर पार्ट जो है वो उठा के उन्होंने मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर डाल दिया है, ताकि अपना प्रॉफिट बेस्ड टैक्स आप निकालें, नॉर्मल टैक्स रिजीम बेस्ड, या आपका जो मिनिमम टैक्स है विच एवर इज हायर आपको पे करना है। तो ये दोनों साइड मैंने आपकी कवर कर दी। अगर आप रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं तब भी, और अगर पेयर की बात कर रहे हैं तब भी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट अबाउट द विथहोल्डिंग टैक्स implication on postage stamp supplies by GPO agent either on whole amount or commission amount? देखिए बात ये है, इसमें पता क्या बात ये हो रही है। पहली बात तो यह है कि अगर आप गवर्नमेंट के ड्यूज पे कर रहे हैं, अगर ये उसके अंदर फॉल करता है तो फिर तो विथहोल्डिंग टैक्स उस पर एप्लीकेबल नहीं। जैसे यूटिलिटी बिल्स है, ठीक है, उसमें आप 21L के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पोस्टेज, उसमें यूटिलिटी बिल्स, उसके अंदर ट्रेवल, उसमें फेयर, कैरेज, ठीक है, और 10,000 से नीचे जो पेमेंट्स है, अब तो लिमिट बढ़ गई, आपको पता है, वो 10,000 से बढ़ा के उन्होंने उसको 50,000 या 25 जो भी किया है वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल 2.5 लाख है और अंदर जाके उन्होंने उसको इनहेंस कर दिया। तो ये जो पोस्टेज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसमें, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उस पर तो टैक्स वैसे ही नहीं काटना। जी जनाब। अब ये एक अलग इशू है कि पोस्टेज स्टैंप बेच कौन रहा है, अब ये एक अलग अपनी जगह पे इशू है। वहां ये नहीं लिखा हुआ कि पोस्टेज ये कोई मतलब एजेंट देगा तो नहीं कटेगा और दूसरा देगा तो नहीं होगा। उसमें पोस्टेज वर्ड यूज है, मैंने उसका बेनिफिट उठा लिया। जी जनाब। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, whether profit public interest on GPF is taxable or exempted? नहीं, किस पे? GPF ये क्या है जी? ये प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ उन्होंने ये लिखा है, so need to confirm with the participant. हाँ जी, वो उन्हें कह जी ये बता दें GPF आप ग्रॉस प्रोविडेंट किसकी बात कर रहे हैं? चले हम इसको क्लैरिटी ले लेते हैं। या ग्रुप बेनेवोलेंट फंड है क्या? ये क्या चीज? चले हम इनसे क्लैरिटी लेते हैं। जितने गवर्नमेंट वाले हैं ना जी, वो इसको जनरल प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, GPF बोलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट वाले की बात कर रहे हैं। देखिए उनमें दो चीजें हैं। एक क्लॉज है, मेरा ख्याल है 23 है या 25 है, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का। उसमें उन्होंने कहा जितनी अमाउंट आप गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड से रिसीव करेंगे, वेदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो जब रेसिपिएंट ही एग्जेम्प्ट है तो फिर आप उसको कैसे टैक्स उसका काटेंगे? आपने भी तो जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी नहीं देते आप उसको, वो तो लॉ ने दी हुई है। तो जहां जहां जो चीज एग्जेम्प्ट है उसका बेनिफिट, और सेक्शन 12 आप पढ़े, वो शुरू होता है कि सैलरी इनकम जितने भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना जी, वो शुरू होते हैं इनकम
अदर देन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो वो जो एग्जेम्प्ट है तो वो तो वैसे भी इनकम में उसने आना नहीं है, वो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन में नहीं आता। इनकम में आता है, एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम में आता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम में जाकर वो माइनस हो जाता है। और आप इसको सेक्शन 9 और 10 में पढ़ सकते हैं जो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन अवेलेबल है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ वेंडर सप्लाई मटेरियल इन अ टेरिटरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विथहोल्डिंग टैक्स, देन इन सच सिचुएशन will tax be deducted by withholding agent? देखिए दो बातें हो रही है। आपने अगर फर्ज करें केपीके में अगर आपने जो मर्ज हुए बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं, जो एग्जेम्प्ट है उनको सप्लाई, देखिए एग्जम्पशन इनकम से दी गई है जब तक लॉ स्पेसिफिकली, जैसे अभी मैंने आपको एसआरओ भी दिया है, उसमें 586 एसआरओ है और 146 आपका जो क्लॉज मैंने आपको सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का जो दिया है उसमें दिया हुआ है कि विदहोल्डिंग टैक्स जो है 2023 जून 2023 तक आप उनका नहीं काटेंगे क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर अब दो चीजें मुख्तलिफ है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है लेकिन अगर वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सप्लाई उसको कर रहे हैं और पेमेंट वो आपको कर रहा है, अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में आ गया तो फिर वो टैक्स काट के आपको पेमेंट करेगा। वो उसकी इनकम का एग्जेम्प्ट होना एक अलग चीज है और उस पर विदहोल्डिंग टैक्स ना काटना एक अलग चीज है। जी जनाब। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what's the status of clause number 45A of ITO for exporters, whether they are allowed to deduct tax related to export related services by applying reduced rate? देखिए एक मिनट मिल सकता है जी, अजान हो जाए अगर तो सिर्फ 1 मिनट, अजान हो रही है, सिर्फ 1 मिनट दे दें, इसके बाद कैरी कर लेते हैं। जी सर, ये शकूर साहब इसको जरा रिपीट कर दीजिएगा, क्या था क्वेश्चन? अच्छा, जी प्लीज मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। What's the status clause number 45A of ITO for exporters, whether they are allowed to deduct tax related to export related service by applying reduced tax? देखिए अगर वर्ड उसमें गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ या वो 153(1)B की भी साथ बात करता है फिर तो बात बिल्कुल समझ आती है। अगर वो सिर्फ 1A की बात कर रहा है, जैसे एक्सपोर्ट पे ना एक नहीं दो एसआरओ है, एक तो आपकी क्लॉज बता रहे हैं, एक पुराना एसआरओ है, उसके मुताबिक अगर आप बना के चीजें एक्सपोर्ट करें या ट्रेड करके एक्सपोर्ट करें तो उसमें विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस अप्लाई नहीं की जाती। अब रही बात सर्विसेज की, वैसे तो ये एक्सपोर्ट है लेकिन उसमें एग्जैक्टली पढ़ना पड़ेगा कि वो एग्जम्पशन 153(1)A की है, B की है, C की है, तीनों की है, किसकी है। अगर तो वो 1A तक रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर तो ये मिलेगा गुड्स की हद तक, फिर सर्विसेज किसी और जगह पे कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें 1B का भी जिक्र है तो फिर ये बात आपकी एप्लीकेबल हो सकती है। जी जनाब। अच्छा, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लियर नहीं, इफ आई कैन रीड इट आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। If an agent carries a trip from Karachi to Peshawar and charge 100,000 each person, the agent pays hotel charges and transportation etc. How withholding tax will charge? देखिए बात पता क्या है, ये हमारे साथ 2-4 दफा ऐसे हो चुका है, लोगों ने ये सवाल किया है और प्रैक्टिकली सामने भी आया हमारे। देखिए इन शॉर्ट और बिल्कुल नटशेल और टू दी पॉइंट में आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ ये है, पेमेंट किसकी है? पेमेंट है कंपनी की। अगर कंपनी है या विदहोल्डिंग एजेंट पीछे है, अगर आपके बिहाफ पे कोई बंदा पे कर देता है तो विदहोल्डिंग प्रोविजन उस बंदे पे अप्लाई नहीं होनी, आप पे होनी। तो आप पहले चेक करें कि आपको एग्जम्पशन उन पेमेंट्स पे 153 में एसआरओ 586 जैसे
अगर कोई पार्टी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है या बाय वर्च्यू ऑफ किसी क्लॉज रूल रेगुलेशन या जो भी आपका सेक्शन है उसमें अगर वो एग्जेम्प्ट है फिर तो बात ठीक है, लेकिन उस इंडिविजुअल का बेनिफिट कि वो इंडिविजुअल है तो वो टैक्स नहीं काटेगा, ये बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता क्योंकि एक्सपेंस आपका है, उसको आगे करके आप पीछे से गायब नहीं हो सकते, वो इम्प्लीकेशन आपके ऊपर ही आएगी। जी जनाब, कोई और सवाल हो? Right. Next question हमारे पास है is withholding tax is deducted of payment of commission to foreign agent. फॉरेन एजेंट की कमीशन, अच्छा पहले इसमें सवाल ये होगा कि वो बंदा पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। अगर फॉरेन एजेंट है तो अलग तो यही रहा कि वो पाकिस्तान से बाहर। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन वो ये होगा उसने सर्विसेज रेंडर्ड किधर की है। अगर वो सर्विसेज पाकिस्तान में रेंडर्ड करता है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, उसको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट या कोई एसआरओ या आपका सेकंड शेड्यूल या आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या रूल्स, अगर उसको कुछ छूट देते हैं फिर तो आप टैक्स नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप बंदा उधर बैठा हुआ और सर्विसेज भी वहां रेंडर्ड हुई और उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में नहीं है तो आप जेन में रखिएगा कि नॉन रेजिडेंट की जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती। तो जब वो टैक्सेबल नहीं है तो नॉन रेजिडेंट की जो पेमेंट है 152 सेक्शन में 3 का सब सेक्शन डी है, अगर आप ये प्रूव कर दें कि नॉन रेजिडेंट की इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी, नंबर 1। और अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये देखना है कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा 11 सबसेक्शन 6 जो ये बताता है कि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है पाकिस्तान में, बाहर वाली नहीं है। और उसको आप पढ़ेंगे 102 सबसेक्शन के साथ मिला के उसको फिर फॉरेन टैक्स का क्रेडिट भी मिलता है, वो अपनी जगह पे रहेगा। मिलना या नहीं मिलना वो रेजिडेंट के लिए क्या होगा वो अपनी जगह पे। सो ये चीजों को आपको कलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसकी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है कि नहीं है। लेकिन चूंकि पेमेंट की बात हो रही है तो पहले 152 आएगा, बाकी चीजें बाद में आएंगी। जी जनाब। क्वेश्चन हमारे पास है प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। नहीं, प्रोविडेंट फंड तो 3 तरह के हैं। जो आपका गवर्नमेंट वाला है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो या प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में जो रजिस्टर्ड है उसको तो एग्जम्पशन है। रही बात दूसरे वाले की, वो जो रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड जो है उसमें लॉ ये कहता है कि एग्जम्पशन कोई नहीं मिलेगी स्वाय एम्प्लॉय के शेयर के, क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी टैक्स दे चुका होता है। जी, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब आपको अमाउंट मिलेगी एम्प्लॉय के शेयर के अलावा वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स है और एम्प्लॉयर को वो एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताता चलूं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस 21 सेक्शन में हिट हो जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो एक्सपेंस एम्प्लॉयर क्लेम नहीं कर सकता और एम्प्लॉइज के हैंड्स में भी वो टोटली टैक्सेबल है एक्सेप्ट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के, वो भी इसलिए कि एम्प्लॉय टैक्स दे चुका होता है। और एग्जम्पशन दी गई है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब कंट्रीब्यूशन होगा उस वक्त टैक्स होगा जो उसमें लिमिट्स डिफाइंड है उनको माइनस करने के बाद। जब अकमुलेटेड अमाउंट आपके पास आएगी तो वो टोटली एग्जम्प्ट, इसका 23, 22, 23, 24 में से क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 जहां उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को एग्जम्पशन दी हुई है। जी जनाब, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चंस हमारे पास सर काफी आए हैं, कैन वी कंटिन्यू? जी जी बिल्कुल करें आप। जी जी, ये तो रोज रोज होना ही नहीं है जनाब। चले, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इज withholding tax rate is fixed or can be changed by circumstances? नहीं, देखें, जो लॉ ने रेट आपके डाल दिए, अगर आपको कोई रिडक्शन है, रिलैक्सेशन है, रिबेट है, कोई उसमें कोई एग्जम्पशन है वो तो मिलेगा, अदरवाइज रेट तो फिक्स ही होता है। वो सब्जेक्ट टू होता है, कहीं कहीं वो चेंज वेरिएबल भी हो जाता है, लेकिन जनरली जो रेट होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ना हो, रेट फिक्स ही किया जाता है। Right. Next question है what if the tax withheld on service received and later it come to know that the service provider is exempted from withholding tax? ये मेरे क्वेश्चन में भी था जी। देखिए, आपने टैक्स काट लिया है और बाद में पता चला कि वो एग्जेम्प्ट है, तो अब सवाल ये है कि वो पैसे जमा हो गए हैं। अगर तो आप पैसे जमा करा चुके हैं फिर तो वो स्टेट के पास है, वो रेसिपिएंट जाके अपनी रिटर्न में क्लेम कर ले। और अगर वो जमा नहीं हुए और आपको पता लग गया कि भाई ये पैसे गलती से मैंने काट लिए हैं, तो भाई उसके पैसे वापस कर दो उसको, कोई मसला नहीं है उसमें।
राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन एक साहब एक चीज शेयर करता जरूर, उसकी जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। लोग पुराने सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं या वो गुजर गया होता वक्त उसमें पेमेंट हुई होती है, तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले जो आपने पेमेंट्स की हैं उस पर छूट नहीं मिलेगी अनलेस कोई और चीज उसको एग्जेम्प्ट ना करे। जी जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डिडक्टिंग एडवांस टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट व्हिच इंक्लूड जीएसटी, isn't it double taxation? How can we get rid of this? देखिए बात ये है कि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये आज का नहीं है। जब पुराना ऑर्डिनेंस था उसमें भी यही सवाल होता था। देखिए लॉ ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो प्राइस आपने पे करनी है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो नॉन एडजस्टेबल और नॉन रिफंडेबल है, इंक्लूडिंग सेल टैक्स है, तो अब तो लड़ाई रह नहीं गई। ये तो मैंने कहा ना बहुत पुराना सवाल है, अब ये डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं है। आपने टैक्स को ऐड करके ही उस अमाउंट पे टैक्स काटना है। Right. Next question है, can FPR investigate for audit beyond 6 years under exceptional circumstances like sugar commission? Like क्या जी? Sugar commission. देखिए बात ये है, लॉ के अंदर जो प्रोटेक्शन दी गई है वो 6 years की है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप किसी पिछले 5 साल में एक भी रिटर्न को स्किप कर देते हैं, 5 साल में कोई एक भी रिटर्न नहीं फाइल करते, तो उससे पिछले 5 साल भी वो आपसे रिक्वायर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी रिटर्न्स अगर फाइल्ड है तो जनरली 6 साल से पीछे जाने की पावर अवेलेबल नहीं, अनलेस आपकी रिकवरी की प्रोसीडिंग ना हो 161(2)(05). अदरवाइज वो इससे पीछे नहीं जाते जी। कितने केसेस हैं जिनमें टाइम, इसे हम टाइम बार्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं, टाइम बार्ड हो गया जी ये आपका, जैसे 14 इस वक्त आज की डेट में टैक्स ईयर 2014 टाइम बार्ड हो चुका है। अब ये 30 से 2021 पे आपका 30 से 2015 टाइम बार्ड होने जा रहा है, प्रोवाइडेड कि आपने रिटर्न वक्त पे फाइल की हो या विद इन जो भी टाइम उसका फ्रेमवर्क है उसमें की हो। जी जनाब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, queries regarding the knocking off the previous year tax refund amount against the current year tax liability. Can we ask employer not to deduct withholding on salary against the last year refund? नहीं, वो पता क्या 149 सेक्शन ये अलाउ नहीं करता जनाब। ये भी काफी दफा क्वेश्चन हो चुका है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा पीछे रिफंड पड़ा हुआ है उसको आप एडजस्ट कर दें। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लियरली ये बताता है, 1 2 3 जब आप जो भी है देखेंगे, वो कहता है जी आप कम या ज्यादा टैक्स ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर कर सकते हैं, उसमें प्रीसीडिंग का वर्ड नहीं है। तो वो इस तरह की फैसिलिटी जब तक लॉ स्पेसिफिकली आपको नहीं देता, आप उसका बेनिफिट अपने आप से नहीं उठा सकते हैं। जी जनाब। Right. What is the withholding tax status on freelancing income? Is it taxable or exempted with reference to resident performing service outside Pakistan? देखिए बात है इसमें ना 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। काफी दिनों से ये काफी पिछले 1 मंथ से ना इस तरह के 3-4 नहीं बल्कि 5-6 केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि जी ये ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए 2-3 पॉइंट्स बड़े क्लियर है। नंबर 1, अगर आप 133 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 उसमें फॉलो करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, अगर आप उसमें फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग की सर्विसेज इवन उसमें शामिल है, तो फिर तो वो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद एक क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 है या पार्ट 3 है, उसके अंदर अगर आप टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, मेरा ख्याल है एक पार्ट 1 का है, 131 क्लॉज है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। अगर आप टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान रेंडर करेंगे वो भी एग्जाम्प्ट है, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस है। इसके अलावा एक और क्लॉज है, वो ये कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन की या अदरवाइज सर्विसेज आप आउटसाइड पाकिस्तान देते हैं, तो जो नॉर्मल रेट है उसका हाफ जो रेट है वो आपको चार्ज होगा। विद होल्डिंग की प्रोविजन तक की बात हो रही है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा वो नॉर्मल या जो भी होगा उसके मुताबिक चार्ज किया जाएगा। तो आपको चेक करना है कि आप किस में फिट इन होते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन किस में किसको मेट करती है, उसके मुताबिक आपको या तो एग्जेम्पशन मिलेगी या पार्टी मिलेगी या हो सकता है आपको ना मिले। Next question है, please define withholding provision on export oriented industry. देखिए उस पे जो तो उसने एक्सपोर्ट करना है उस पे तो विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रही। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजैक्शन है उसमें आपका मटेरियल मेन जो कंपोनेंट है वो तो निकल गया, बाकी बच गया लेबर में अगर आप किसी को 6 लाख से ऊपर तनख्वाह देंगे तो तभी टैक्स आएगा। बाकी बच गया एफएच, वो ज्यादातर बिलो टैक्सेबल लिमिट है, लेकिन अगर ज्यादा होगा
और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी नहीं कटेगा। अब बाकी बच गए एडमिन के खर्चे, जिसमें आपके सैलरीज है, जो आपने जो एक्सपोर्ट के अलावा चीजें इस्तेमाल की हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी होल्डिंग टैक्स जो होगी वो इक्वल फुटिंग पे अप्लाई की जाएगी, उसमें आप एक्सपोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। Right. Next question है, what will be the case if rendering of service and deduction of tax in different provinces for province of service oblique supply of goods? नहीं देखें, एफबीआर का सूबे के साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो बीच में कहां से कंफ्यूजन आ गई। वो तो पीआरए, वो तो प्रोविंसेस के जो टैक्सेस है उस पे एप्लीकेशन है। एफबीआर का लॉ जो है वो तो सूबे के हिसाब से ताल्लुक ही नहीं रखता। आप जिस सूबे में भी हैं, आप मुझे इनवाइस बताएं और पेमेंट करें और बात खत्म करें। अगर सूबे में पंजाब में 16% है स्टैंडर्ड रेट, कराची में या सिंध में अगर आपका 13% है, केपीके में या अदरवाइज बलोचिस्तान में कहीं 15% है, तो उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपने जो उस सूबे में टैक्स एप्लीकेबल है उसको ऐड करके उस पर विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई कर दें, अगर वो एप्लीकेबल होती हैं तो, और अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो। Next and the last question is, as per the ordinance, special person are exempted from tax, but there are no rules on it. Withholding deduction on interest income of a retired blind person. नहीं देखिए, बात की है, अगर आपको दो तीन चीजें, बड़ा अच्छा किया आपने ये एंड पे जिसने भी सवाल किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें काफी चीजें शेयर होंगी। देखें, इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि जो पहले जो आपका वो सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड के लिए बेनिफिट था वो तो अब अवेलेबल नहीं, ठीक है। अब रिटायर्ड अगर बंदा है, हाँ, अगर उन्होंने नेशनल सेविंग सेंटर में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर है, तो उसमें आपको ये होगा कि विद होल्डिंग टैक्स आपका नहीं कटेगा, लेकिन रेसिपिएंट क्या करेगा कि मैक्सिमम 10% है, और कम से कम अगर उसका बिलो टैक्स, जैसे मुझे अगर 4 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से, जो कि मिलता ही रिटायर्ड बंदों को है या सीनियर सिटीजन को है, तो फिर क्या होगा कि वो मेरा टैक्स नहीं काटेंगे, और मेरे 4 लाख पे तो वैसे ही क्योंकि 0% होगा टैक्स, तो मैं उसका बेनिफिट जो है वो उठा सकता हूँ। इस हद तक तो ठीक है। अदरवाइज कोई क्लॉज होगा जो स्पेसिफिक बंदे को मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन अपने पास या कोई भी चीज परज्यूम या अज्यूम करके या उसको फर्जी चीजें वो उसमें नहीं डाल सकते आप। I think we are done with the question. Thank you very much and Jazakallah for your time. And I'm sure कि participants ने बड़ा ही इसमें जो है वो बहुत ही fruitful session रहा है, and inshallah we are looking forward for this. On behalf of Faisalabad Branch Council and National CBD Committee, I request Abdul Shakur Sahab, the Chairman Faisalabad Branch Council, for vote of thanks and concluding remarks. Thank you, Shamus. बस सबसे मेरे 2 सवाल होंगे फिर before going to proceed close this. 2-3 चीजें, बाकी काफी सवाल हो गए, मैं भी चाहूंगा कि 2-4 साथियों के लिए, मैं अपनी नॉलेज के लिए, एक तो ये मोस्टली जो है फ्रेट पे करते हैं, अक्सर ये कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सिंगल कैरी भी है, उसकी के टैक्स प्रोविजंस क्या मौजूद हैं, लाइक कराची से यहाँ कंटेनर आ गया, वो वटएवर जो भी है, उसमें एक तो ये क्लियर सर कर दीजिएगा कि उला क्या प्रूव करता है कि क्या वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, पहला सवाल आगे। एक ही है सर? नहीं, एक तो और भी है, एक करके जी, एक दो छोटे से ज्यादा नहीं है जी, 1 बाय 1 करके कर लेते। देखिए, उसमें लॉ ये कह रहा है आपको अभी ना 153 में ना, एक पहले आपको पता है 94 क्लॉज अवेलेबल, उसको उन्होंने वहां लगता है ये डिलीट किया, लेकिन डिलीट करके वो 153 के नीचे चला गया ऊपर, जहां रेट्स ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में 153 के गिवन है। वहां मेरा ख्याल है कि ये फ्रेट चार्जेस उसके अंदर शामिल है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो वो 3% के अंदर है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो अब वो जो उसका होगा वो ऑब्वियसली वो मिनिमम टैक्स उसका बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बंदा बनाएगा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो है मेरा ये ख्याल है कि 3% के अंदर है। अगर वो उसके अंदर ना गया, मतलब वहां अगर नहीं जिक्र है 153 के अंदर, तो फिर जाहिर बात है फिर आपको सर्विस वाला या कॉन्ट्रैक्ट वाला जो भी रेट होगा उसको देखना पड़ जाएगा। तो लेकिन ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, इनका बड़ी देर तक 2% रहा है, बहुत देर तक 2% रहा है। ये अब जाके इन्होंने जो किया है, मुझे उम्मीद है कि ये उसके अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता, जिस वजह से उनको रिड्यूस रेट दिया गया था। अब वो 3% है, जो कि 1 जुलाई मेरा ख्याल है 2019 से ये एप्लीकेबल हो चुका हुआ है, ये उधर चला गया जी।
अच्छा सर, छोटे छोटे जो है इंश्योरेंस की पेमेंट्स होती हैं और इसी तरह OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी की पेमेंट होती है, वो स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द विद होल्डिंग प्रोविजंस? जी, इंश्योरेंस का तो 153 के नीचे आप देख सकते हैं उन्होंने दिया हुआ है। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस पे तो ये जो क्लेम या जो आप पेमेंट करेंगे वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, दोनों कवर्ड है। आप ऐसे सलाम की बुक अगर लेंगे ना तो उनके नीचे इंश्योरेंस क्लेम पे एक पुराना सर्कुलर जो है जो अभी तक सेव्ड है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपका सर क्वेश्चन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है जितनी भी हमारे पाकिस्तान में, वो मैं बता, असल में दो चीजें मुख्तलिफ है। रिफाइनरी तो ऑयल बनाती है, ठीक है, उसने बना दिया। ऑयल मार्केटिंग PSO है, टोटल है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको पता है, ये देंगे आगे एजेंट्स को, वो आगे ये पॉइंट जितने आपके पाकिस्तान के अंदर बने हैं वो किसी भी पेट्रोल पंप को लगाने के लिए किसी कंपनी का एजेंट बनना लाजमी, ये तो तय बात है। उसके अलावा आपको पेट्रोल बेचने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब बात आ गई कि अगर, अब दो चीजें मुख्तलिफ है। अगर तो मैं खरीद रहा हूँ पेट्रोल पंप से, ठीक है, तो उस पे विद होल्डिंग की छूट है कि अगर वो कमीशन पे अपनी टैक्स दे देता है तो आपने विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटना। लेकिन अगर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पेमेंट करता हूँ जो कि टोटल है या वट एवर, ये कार्लटेक्स है, शेल वाले हैं, सारे हैं, और भी बड़े लोग हैं, तो उनको 586 SRO में छूट दी गई है, वो भी जरा देखें। और कुछ को सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेस के अंदर भी है। टोटल पार्कों का मेरा जहां तक नॉलेज है वो 586 SRO में नहीं है, वो PSO और दूसरे वाले हैं। टोटल पार्कों को एग्जम्पशन दी गई है, सेकंड शेड्यूल के अंदर जाकर दी है। तो ये तीनों चीजें आपको मिला के देखनी पड़ेगी कि आप ले किससे रहे हैं और किस क्लॉज के तहत उसको छूट मिलेगी। प्लस वो आपको अगर वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वो एक अपनी जगह पे है, एक तो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ एग्जम्पशन है, एक लोग ले भी लेते हैं, जैसे 153 है या 148 है, वो भी देखना पड़ेगा। जी सर, कोई और क्वेश्चन आप? मैंने बहुत शुक्रिया जी, वंडरफुल प्रेजेंटेशन टुडे सर। और जैसे आपसे बात हुई थी कि ये आई कांटेक्ट के साथ होना चाहिए, बट ड्यू टू कोविड हम जरा ये शॉर्ट सेशन किया। ये आपने मुझे कहा था कि ये तो फुल डे की वर्कशॉप होनी चाहिए, और जिस तरह आपने एक पूरे एक घंटे या 1.5 घंटे में समराइज किया है, दिस इज सैल्यूट टू यू। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ FBC आपने उसको एक्सेप्ट किया। और इंशाल्लाह ताला, और मैं सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे CPD चेयरमैन शाहिद शाह साहब का, अयाज साहब, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बट साहब, ये वंस अगेन हम एक और भी सेशन के साथ आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा आए। तो इसमें विद होल्डिंग जो अभी हमने किया है, इसी तरह तो एक तो एग्जाम्पशन सेकंड शेड्यूल पे रख लेंगे छोटा सा। ये अभी बात काफी साथियों ने बहुत अच्छे सवाल किए, कुछ रह जाते हैं तो दोबारा इसलिए चंद एक सवाल किए थे कि चले वो भी डिस्कस होते। सो वंस अगेन थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। बट साहब वंडर होता है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी मेरा ख्याल जी है। जी जी सर, जी जी। वो तो सर मैं काइंडली एक आपकी प्रेजेंस का मैं और फायदा उठाना चाहूंगा सर। जी जी सर, क्यों नहीं सर। वो 100C के हवाले से पार्टी फैसलाबाद ने हमें, हमारी कंपनी है जी, अच्छा MPU है, 230 का सर्टिफिकेट है। 100C के लिए थोड़ी सी बहस चल रही थी यहाँ पे लास्ट ईयर कि हमने, चूंकि जो लॉ की जो लैंग्वेज है, जैसे आपने भी फरमाया है कि हमने उसको 100C के लिए अप्लाई किया कि जी आप हमें 100C की अप्लाई कर दें। जी जी। तो यहाँ पे महकमे में तो डिस्कशन ये थी कि एक अगर 236 की आपके पास है तो फिर आपको 100C की सेपरेट से उनसे एग्जम्पशन मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो वो और हुआ भी ऐसे ही है। 100C की एग्जम्पशन उन्होंने हमें ग्रांट नहीं की, लेकिन मैंने जो अपना रिटर्न फाइल किया तो मेरी रिटर्न एक्सेप्ट कर लिए। नहीं देखिए, पता क्या है, 100C अगर आप सेक्शन पढ़ते हैं ना, आपका यही सवाल है ना सर, और तो कोई नहीं है, यही है सर, यही। अच्छा, अब बात ये हो रही क्योंकि हमारे पास भी 2-3 केसेस ऐसे हैं और लास्ट बाय चांस है कि कुछ दिनों में काफी ज्यादा हमारी इसके ऊपर ना एक्सरसाइज हुई है कि हमने क्या की, उन्होंने वैसे ही करा दी, हमारी एक्सरसाइज अच्छी खासी कराई है। देखिए बात ये हो रही है कि ये अब ऑटोमेटिक नहीं है। आप 100C खोल के देखे ना, जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट पहले होता था ना, उनको थी ऑटोमेटिक, वो भी उन्होंने खत्म कर दी उल्टा। अब आपको अप्लाई किए बगैर ये एग्जम्पशन नहीं, देखिए ना, विद होल्डिंग स्टेटमेंट आपने फाइल करनी है, रिटर्न आपने फाइल करनी है, टैक्सेस आपने जमा कराने हैं, फिर वो उसके ऑडिटेड अकाउंट्स आपने देने हैं,
फिर उसके बाद उसके जो सरप्लस फंड है उसको मेंटेन करना है, फिर वो खर्चों की लिमिट को मेंटेन करना है, रूल्स की तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। 15 तो चीजें उसके अंदर आ गई हैं, पीसीपी की रिपोर्ट आ गई है। फिर जब तक आप ये चीजें इस ड्यू प्रोसेस में से नहीं गुजर जाते, वो तो उन्होंने हमसे तो कहते हैं ना कि लकीरें निकलवा के हमसे चीजें ली हैं, करना था हमने, ज़ाहिर बात है। इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, उनका राइट है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना, सीधी सी बात है। अब एग्जाम्पशन उसी बंदे को मिलेगी जो जेन्युइन होगा। तो ये रिटर्न के एक्सेप्ट होने से एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज है। आपको कहाँ लिखा हुआ है कि रिटर्न अगर बंदे की एक्सेप्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक 100C का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। एग्जैक्टली वही ऑर्डर प्रोसीडिंग में आ सकता है। जी जी बिल्कुल। वो उसको आपको तो पता नहीं वो कितनी 15, आपको पता होगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा 15 चीजें जब तक पूरी ना आप करें, वो आपको तो मानते नहीं आप एनपीओ है। वो तो 3-3 4-4 महीनों से लटके हुए लोग इसके अंदर, मैं आपको सही बात बताऊं। जी सर, कोई और सर आपका सवाल है या यही था? सर ये तो इसका मतलब है कि 100D के लिए सेपरेट से अप्लाई कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, अब सर करना पड़ेगा ना आपको। कैसे आप ये प्री कंडीशन मेट करेंगे, उसके बाद आपको देखिए फिर सेक्शन लाने का पर्पस क्या था, वो उसको वेट करेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको लेटर पे लिख के देंगे रेलिवेंट जो कमिश्नर है कि एग्जम्पशन इनकी 100C की इंटाइटल्ड है, वो आप इनको दे दें, लेकिन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस होगा वो। जी वो तो 112 से लेके वो जो रूल्स में उन्होंने सारे जो दिए हुए जो आपने जी वो अपनी जगह पे इंटैक्ट, वो चाहे रूल्स में है 211 से लेके ऑनवर्ड या सेक्शन के अंदर है, वो तमाम प्री कंडीशन जहां जहां एप्लीकेबल है वो आपको लेनी पड़ेगी जहां। अच्छा इसमें मैं एक शेयरिंग आपके साथ जरूर करता चलूं जो प्रैक्टिकली हमें इसमें एक लर्निंग हुई, वो आपके नॉलेज पर्पज के लिए सब लोगों के लिए। देखें बात ये हो रही है, हमारे केस में क्या हुआ कि हमने किसी बंदे से डोनेशन कोई नहीं ली हुई, तो एंड पे आके ना उन्होंने कहा जी आपके पास पीसीपी की रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा सर बात ये है कि हमें पीसीपी की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि सारा पैसा तो हमारा अपना है, हमने तो किसी से लिए ही कुछ नहीं है। अब आप मुझे ही कहेंगे जी आपका पैसा जो है उसको आप हिसाब दे, तो मैं तो अब ये कौन सा इदारा है जो अपने पैसे लगा के इदारा चला रहा है? यहाँ तो लोग दूसरों के पैसे मिसअप्रोप्रिएट करके भाग जाते हैं, तो ये तो इसने अपना पैसा लगाया हुआ है। बहरहाल उन्होंने कहा जी इसमें कोई छूट है तो दिखाएं, फिर मैंने उसको स्टडी किया काफी डिटेल में। तो 220 रूल है इनकम टैक्स रूल 2002 का, जो ये कहता है कि अगर कमिश्नर इनर रेवेन्यू चाहे और किसी को प्रैक्टिकली या कोई चीज ऐसी है जिससे वो सेटिस्फाइड है, तो उसको वो किसी भी चीज से छूट दे सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूं, तो उससे भी छूट ली जा सकती है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। जी सर, कोई और क्वेश्चन हो? सर थैंक यू वेरी मच। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया करते हैं सर, आपने अपना टाइम निकाला, एंड आई एम श्योर के बड़ा ही फ्रूटफुल सेशन रहा, एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर योर टाइम. Stay tuned, you'll get updates from the Facebook and ICMA website, and see you inshallah in the next session. Thank you very much. Jazakallah. Allah Hafiz.